हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकिता अग्रवाल। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे दो स्टूडेंट्स के सेम सब्जेक्ट के सेम अटेम्प्ट की आंसर शीट। ठीक है, जैसे कि आपने देखा एक स्टूडेंट के, एक सेकंड मैं आपको जो मार्क्स अवॉर्डेड है वो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं, तो हम देखेंगे कि एक्चुअल में ऐसे क्या डिफरेंसेस से ओवर इम्पैक्ट इतना पड़ता है। क्या वो जर्नल है या सिर्फ इस चीज से रिलेटेड है कि भाई नहीं आता था। ठीक है, तो इसमें हम एक या दो क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे और मैं आपको बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे बताऊंगी जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो मिस्टेक्स मैंने इन कॉपीज में देखी वो आपको नहीं करनी है, आपको वो नहीं रिपीट करनी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से। देखो, ये जो कॉपी है ये उस बच्चे की कॉपी है जिसके एग्जामिशन आई है। ठीक है, एग्जामिशन आने वाली थी, मतलब 53 मार्क्स हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो नोट करने वाली है, इस बच्चे ने 100 मार्क्स का जो है पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है। देखो ये ग्रीन मैंने मार्क लगा रखा है, इसका मतलब इसने हर क्वेश्चन के फुल जो पार्ट्स हैं वो अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको कॉपी दिखाऊं तो इसने भी 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया है। बट यहाँ पे आप एक चीज देखो कि यहाँ मैंने सर्कल कर रखा है 0 0 0 0 0, और इस कॉपी में आप देखोगे कि यहाँ पर 0 सिर्फ इस वाले में 0 है। मतलब 100 मार्क्स के पेपर में सिर्फ एक, जिस बच्चे की एग्जामिशन आई है उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उसको एक और क्वेश्चन है, सॉरी, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इसको 0 मार्क्स मिले हैं, जो हो सकता है बट इसने अटेम्प्ट किया। ऑन दी अदर हैंड इस बच्चे के 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इसको टोटली 0 मिले हैं। तो वो क्या रीजन है वो हम देखेंगे। ठीक है, थर्ड, अब मैं आपको कॉपी दिखाती हूँ। ग्रेस मार्क्स 2 मिले हैं जो 41 हो गए हैं। जब आप पूरी शीट देखोगे ना, आपको एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, ये मार्जिन, इस मार्जिन की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ मार्जिन। मार्जिन क्यों ड्रॉ करनी है? ये टोटली टाइम वेस्ट है। आपने पूरा का पूरा टाइम लगाया होगा हर पेज पे लाइन खींचने का। देयर इज नो नीड। अगर आपको रफ वर्क करना है, अगर आपका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे रफ वर्क शो करना है या कुछ है, आप एग्जामिनर से जो एक्स्ट्रा शीट है वो ले लो, उसमें करो जो भी आपको कैलकुलेशंस करनी है। बट ये जो बच्चे करते हैं ये चीज मत करो। आप प्रोफेशनल एग्जाम के, प्रोफेशनल कोर्स के पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नाउ एक चीज जिस बच्चे की एग्जामिशन आई है उसका मैं दिखाती हूँ। लिखने का तरीका परफेक्ट है, बस यहां मुझे जो एक मिस्टेक लगती है, 6A यहां लिखने की बजाय आप थोड़ा सा 6A यहीं लिखो। इससे क्या होता है ना, आपको जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है कॉपी, उसको एक बार में पता चल जाएगा कि आपने 6 का A पार्ट अटेम्प्ट किया है। तो यहां मुझे बस थोड़ी सी गड़बड़ लगी, अदरवाइज कॉपी में लिखने का तरीका परफेक्ट है। ठीक है, अब देखो दोबारा जो मार्क्स अलॉट हुए हैं उसके बेसिस पे ही मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4C दिखाती हूँ। ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स का 1 और 2 क्वेश्चन इवेलुएट करके आपको पता चल जाएगा, देखकर पता चल जाएगा कि देयर इज स्लाइटली डिफरेंस ऑफ जो 14 मार्क्स का आ रखा है वो क्यों आया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है इसका C पार्ट, इसको 0 अलॉट हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड फोर्थ का ही C पार्ट, इसको 3 अलॉट हुए हैं आउट ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, तो क्या लिखने का तरीका था, क्या एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगी। और हम साथ में जो आंसर देखेंगे रजिस्टर्ड आंसर से देखेंगे, मैच करेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी हो गई इंस्टीट्यूट क्या चाहता है और किस तरीके से आपको लिखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों स्टूडेंट्स ने सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है 4C। क्वेश्चन क्या है देखो, त्रिवेणी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 August 2018 having its registered office at Shahadra, New Delhi. Management of the company kept some of the statutory records in the other branch of the company in Janakpuri, New Delhi. Explain whether company is eligible to keep its statutory records at place other than its registered office under the Companies Act 2013. आपको क्वेश्चन समझ में आया? एकदम से प्रोविजन आ गया होगा, दिमाग में रिकॉल कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं डिफरेंस बताती हूँ। पहले तो दोनों बच्चों ने इस क्वेश्चन को कैसे परसीव किया और उसके बाद कैसे उसको प्रेजेंट किया। देखो ये एक स्टूडेंट है, अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रजिस्टर एंड इट्स मेंबर्स। ठीक है, पहली बात मेरे हिसाब से यहाँ पर रेलेवेंट प्रोविजंस वगैरह वगैरह ठीक था। ठीक है, द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स नीड टू बी कैप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। नीड टू बी कैप्ट की जगह शेल, जो एक आपकी लॉ की लैंग्वेज है उसका आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। कुछ वर्ड्स हैं शेल में, उससे पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है।
नीड टू ऐसा लग रहा है कोई मतलब कोई नॉर्मल स्टूडेंट बोल रहा है। आप जब प्रोफेशनल कोर्स में हो और आप उस तरीके से आंसर लिख रहे हो तो आपको शेल यूज करना है, ठीक है। कैप्टेड रजिस्टर्ड ऑफिस, इफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स अग्री देन द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स कैन बी कैप्टेड देयर, ठीक है। मेजोरिटी कितनी, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली स्टूडेंट को पूरा याद नहीं था, बट हाँ उसने अटेम्प्ट किया है। इफ द बोर्ड ऑथराइज अ पर्सन ही विल बी इन चार्ज ऑफ द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है लॉ में। कोई बोर्ड जो है वो एक पर्टिकुलर उसको ऑथराइज नहीं करेगा कि इंचार्ज बन जा, वो बोर्ड में से ही होते हैं, कोई अलग से नहीं होता है। एंड ये जो क्वेश्चन है इसमें हम बात किस सेक्शन की, किस प्रोविजन की कर रहे हैं, सेक्शन 128, जिसमें कि आपके स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है, ठीक है। Hence, here only of the board number of members majority, मतलब एक तो लैंग्वेज एंड प्लस राइटिंग, ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि ये मतलब किस तरीके से मीनिंग बन रहे हैं। और देखो जो एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है उसके पास बहुत सारी कॉपीज हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हाँ वो पढ़ के समझ जाएगा और आंसर दे देगा, तो ऐसा नहीं है। एक दिन में बहुत सारी कॉपीज चेक करनी है आपको। अपने तरफ से क्या करना है, आपको इस तरीके से पेपर प्रेजेंट करना है ताकि पढ़ने पर एक बार में जो मीनिंग है वो कन्वे हो जाए, ठीक है। अब इस कॉपी को पढ़कर मतलब इस आंसर को पढ़कर कुछ भी कन्वे नहीं हो रहा है एग्जैक्टली कि आप आंसर दे ही नहीं पा रहे हो उस क्वेश्चन का, आपको मिल गए यहाँ पे 0। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे अगर स्टूडेंट की हम कॉपी की बात करें, ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी शैल कीप इट्स स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स एट अ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो मैंने आपको बताया। शैल इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ के हिसाब से तो भाई आपको अपनी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में लिखने हैं। However, a company is eligible to keep statutory records at place other than registered office if 1/10 members consent have been received। ये भी चीज ठीक है, बट अगर ये स्टूडेंट थोड़ा सा सेक्शन 128 का रेफरेंस दे देता, नॉट सेक्शन बट प्रोविजन, क्योंकि सेक्शन याद ना हो इट्स ओके। वहां वो क्या कहता है कि हाँ मैं आपको भी सजेस्टेड आंसर दिखाऊंगी, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट स्टैट्यूटरी जो आपके बुक्स हैं जो रिकॉर्ड्स हैं आप वो कहीं और रख सकते हो। अगर बोर्ड डायरेक्टर डिसाइड करते हैं और कोई और अदर प्लेस चूज करते हैं विद इन इंडिया, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन इन राइटिंग इन नोटिस दे दो 7 दिन पहले, और जो आपका रेलेवेंट फॉर्म है उसमें ये सारी डिटेल्स फिल करके आप अपनी आरओसी को सबमिट करा दो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। प्लस आपका 1/10 का जो मेंबर्स का कंसेंट है वो भी आपको लेना है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, आप लिख दो बट ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कैन कीप, तो यहाँ पे स्टूडेंट ने इस तरीके से लिखा, इसको 3 मार्क्स मिल गए। अगर ये 128 का 2 लाइन वो और लिख देता तो आई एम श्योर डेफिनेटली इसको 4 में से 4 मिलते। बट आपने देखा यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इस स्टूडेंट के आंसर में मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, आपको ध्यान देना है। मैं इस वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जो मैंने कॉपीज इवेल्युएट करके निकाली हैं और उससे बहुत चीजें पता चलती हैं। क्योंकि देखो बहुत रेयर होता है, आप क्या करते हो, आप अपनी कॉपी मंगा भी लेते हो ना, तो उस फ्रेम ऑफ माइंड में आप अपनी कंपनी अपनी जो कॉपी है किसी भी सब्जेक्ट की आप इवेल्युएट नहीं कर सकते। आपको लगता है ये सही तो लिखा है, सही तो लिखा है, मार्क्स क्यों नहीं दिए। एंड आई एम श्योर इस स्टूडेंट ने भी जब देखा होगा तो इसको ये लग रहा होगा कि यार, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ माइंड दूसरा होता है, कोई थर्ड पार्टी ही कोई दूसरा ही आपकी कॉपी को ढंग से इवेल्युएट कर सकता है एंड बता सकता है कि आपकी एक्चुअल गलती कहाँ है। तो वही मैं कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स की कॉपी लेके सिर्फ ये चीज इवेल्युएट करके आप लोगों के लिए इसलिए बना रही हूँ वीडियो, ताकि आप जो अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें आप ये गलती ना करो। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का खेल है और कुछ नहीं है। आते हुए भी स्टूडेंट को भी डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, आंसर पता है, बट इसने प्रैक्टिस नहीं करी और वहां पे जल्दबाजी में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत हड़बड़ी में आंसर लिखा गया है, क्योंकि कुछ बीच में वर्ड मिसिंग है, कुछ है, तो वो दिमाग में बहुत जल्दी है, इस वजह से वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया पेपर पे, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और यही रीजन है कि एक को इसमें 0 मिले, एक को 3 मिले, ठीक है। मैं आपको सजेस्टेड आंसर का भी दिखा देती हूँ कि एक्चुअल में एज पर इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए। ये देखो, ये है आपका सेक्शन 128, इसने स्टार्ट यहाँ से किया है। सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो बोलता है कि आप कहीं भी लिख सकते हो, रख सकते हो, इंक्लूडिंग दैट ऑफ ब्रांच ऑफिस और ऑफिसेस इफ एनी। अगर आपकी कंपनी का कोई ब्रांच ऑफिस है या कोई और ऑफिस है तो आप वहां भी रख सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, प्रोवाइडेड दैट ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एफोसिएट एंड अदर रेलेवेंट पेपर्स मे बी केप्ट। अगेन यहाँ पे शेल है, यहाँ पे मे है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं ऑल टुगेदर। बी कैप्ट एट सच अदर प्लेस इन इंडिया, इंडिया भी मेंशन करना जरूरी है। एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड एंड वेयर सच डिसीजन इज टेकन, जहां पे वो डिसाइड कर लेते हैं तो कंपनी क्या करेगी, विद इन 7 days देयर ऑफ फाइल विद द रजिस्टर नोटिस इन राइटिंग गिविंग ऑल द डिटेल्स, मतलब फुल एड्रेस की डिटेल्स दे दो, ठीक है। साथ ही में
वो क्या कह रहा है, जो 1/10 वाला था पार्ट वो भी इंक्लूड किया है। देखो, प्रोवाइडेड दैट सच रजिस्टर और कॉपीज रिटर्न of return may also be kept at any other place in India in which more than 1/10 of total number of members entered in the register of members reside if approved special resolution passed at general meeting of the company। तो उसने hence में conclude करके क्या लिखा है conclusion में, hence in this case Triveni Private Limited after complying with the above mentioned provisions of the Companies Act 2013 is eligible to keep statutory records in their at their branch at जनकपुरी न्यू दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि डिफरेंस क्या है। ये जो हमने डिफरेंस देखा, ये हमने एक ऐसे क्वेश्चन में देखा जहां पर देखो कॉपी इवैल्यूएट करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और फिर उसमें ये चीज मैंने इसलिए बिल्कुल पिक करी कि एक तो क्वेश्चन दोनों ने सेम अटेम्प्ट करे, ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, प्लस दोनों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था वो, ठीक है, दोनों ने ही मीनिंग थोड़ा सा, एक ने सही समझा, एक ने थोड़ा सा उल्टा समझ लिया, जो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आपको इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन में इवैल्यूएट करूंगी, वो है आपका 6B का। ये जो स्टूडेंट है इसको 2 मार्क्स मिले हैं एंड ऑन दी अदर हैंड इस स्टूडेंट को मिले हैं 4, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें डिफरेंस क्या था जो इस तरीके का हुआ है। इसने सबसे पहले अटेम्प्ट ये किया क्योंकि हाँ इसका बहुत अच्छा वो प्रिपेयर था। देखो 6 में इसको 3 एंड इसको 4 मार्क्स मिले हैं। तो इसका 6 वाला क्वेश्चन तो बेसिकली दोनों स्टूडेंट्स का ही अच्छा था, ठीक है, बट इसका कुछ ज्यादा अच्छा था। वो क्यों अच्छा था वो दिखाना आपको बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि भाई जो क्वेश्चन की वेटेज होती है उसके अकॉर्डिंग लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं, मैं आपको पार्ट ए भी दिखा दूंगी एक बार, बट हम पहले कर रहे हैं पार्ट बी की बात, ठीक है। एक सेकंड। अब देखो 6 क्वेश्चन क्या था जो हमें कंपेयर करना है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 53 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो आइडल पॉइंट्स हैं, जो प्रोसीजर आपको करना है, वो आपको एटलीस्ट 8 पॉइंट्स लिखने हैं, एटलीस्ट 8 पॉइंट्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों पेज फिल करोगे, ठीक है, और एटलीस्ट 8 पॉइंट्स लिखोगे, क्योंकि सजेस्टेड में भी उतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस स्टूडेंट ने क्या करा है। इस स्टूडेंट के जो ये है, इसने स्टार्ट किया, ठीक है, 53 ऑफ द इंसॉल्वेंसी वगैरह वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स आर फॉलो द आउटस्टैंडिंग दिस एंड दिस 24 मंथ्स फ्रॉम द टाइम, ये अंडरलाइन किया है, ठीक है, ये बिल्कुल सही था। देन यहाँ पे जो स्टेप 2 है, यहाँ पे पूरा इसने फंबल कर दिया, ठीक है। चीज होती क्या है, आपको लिखने का वहां पे तरीका होना चाहिए। 2 मार्क्स मिले हैं, चीजें सही लिखी हैं बट तरीका, ठीक है। आप पॉइंट्स में लिख दो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए, आपको पॉइंटर्स में लिखना है। जहां मार्क्स ज्यादा हैं वहां आपको पॉइंटर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है जिसके 53 मार्क्स आए हैं, उसने पहले स्टार्टिंग में वही लिखा 53 सेक्शन 53 वाटरफॉल अरेंजमेंट, दोनों ने सेम चीज लिखी है ऑफ इंसॉल्वेंसी and bankruptcy code provides a procedure for distribution of assets range, ठीक है। इसने क्या करा है, इसने पॉइंटर्स लिख दिए एंड पॉइंटर्स कितने लिखे हैं इसने, पूरे 8 पॉइंटर्स, 4 मार्क्स मिल गए। आप देख रहे हो 4 मार्क्स मिल गए इसको, एक एक लाइन लिखी है। और अगर मैं आपको सजेस्टेड आंसर्स दिखाऊं, सजेस्टेड आंसर्स में भी आपका सेम है, 1 2 G part and H part. Contractual arrangement between recipients above the equal ranking if disrupting the order of priority shall be disregarded as liquidator। इतना मत भी लिखो, मैं तो कल भी बोला था अपनी वीडियो में कि सजेस्टेड आंसर्स में बहुत फालतू भी लिखा होता है, क्योंकि वो तो सीधा बेयर एक्ट से कॉपी कर देते हैं। बट आप ये देखो कि तरीका क्या है। मैंने हमेशा अपनी क्लासेस में बोला है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है और ज्यादा मार्क्स का है, तो उसको आई कैची बनाने के लिए और अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आप उसको पॉइंट्स में तोड़ दो। और अगर 5 मार्क्स के हैं तो एटलीस्ट उसको 10 पॉइंटर्स लिखो, नहीं है तो मैक्स टू मैक्स 8 तो लिखो ही लिखो, और देखो मार्क्स मिलेंगे। अगर यही बच्चा इन्हीं को 10 में लिख देता ना, तो पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते 5। क्योंकि देखो वहां पर वो ऊपर की 2 लाइन पढ़ेगा, नीचे की 2 लाइन पढ़ेगा, बहुत रेयर होता है कि पूरी पूरी कॉपी पढ़े। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन का सबसे मेन रोल है, ठीक है। और यहाँ पे सेम चीज हुई स्टूडेंट के साथ, इसने पॉइंटर्स लिखे वैसे, लेकिन स्टेप 1 टू स्टेप 2 और स्टेप 3 में इसको कंक्लूड कर दिया। एंड हेंस यहाँ पे तो इसका थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गई। राइटिंग भी एक यहाँ पे मेन इशू है, बिकॉज समझ में नहीं आ रही है चीजें, ठीक है।
और इस स्टूडेंट ने बिल्कुल साफ चीज लिखी और उसको 4 मार्क्स मिल गए। तो मेरा आप लोगों से कहना यही है, और मैंने जब इस स्टूडेंट को इवैल्यूएट करके कॉपी दी थी जिसके 39 मार्क्स आए हैं, उसको मैंने सारे पॉइंटर्स ऑलरेडी बता दिए हैं कि भाई यहाँ पर आपकी गलती है, तो मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक ना करो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। एंड आपको मैंने सजेस्टेड आंसर से भी दिखा दिया कि किस तरीके से आपको लिखने होते हैं पॉइंटर्स। अब मैं आपको ना एक चीज और है लास्ट, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिस्ट द टाइप्स ऑफ कंपनीज व्हिच कैन नॉट बी रिमूव्ड और स्ट्राइक ऑफ अंडर द प्रोविजन सेक्शन 248 सबसेक्शन 1-2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर स्ट्राइक ऑफ वाला चैप्टर है, ठीक है। इसमें देखो इस स्टूडेंट ने, अब यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट है, यहाँ पे इसने ये चीज समझी, इसने 8 पॉइंट्स लिखे, इसको 4 मार्क्स मिल गए। अगेन मैं बोल रही हूँ कि बहुत सुंदर तरीके से आंसर प्रेजेंट किया है ये वाला, तो मार्क्स मिले ना। ऐसा तो कुछ नहीं है कि ऑल टुगेदर इसकी ही कॉपी से दुश्मनी थी एग्जामिनर को। जहां जिस क्वेश्चन पे इसने क्लियरली, यहाँ पे राइटिंग भी अच्छी है, ठीक है, यहाँ पे चीजें क्लियरली दिख रही हैं, पूरे मार्क्स मिले हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कैन नॉट बी रिमूव्ड, दिस लिस्टेड कंपनी सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। और आपने क्या करा, आपने यहाँ पे पूरे 8 पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, और आपको 4 मार्क्स मिल गए। ऑन दी अदर हैंड इस स्टूडेंट ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, इसने क्या करा, इसने यहाँ भी ऐसे लिखा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट पता है 3 मार्क्स क्यों मिले? एक तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम, प्लस आप इसको थोड़ा खुला खुला लिखो ना, जैसे उस बच्चे ने लिखा है। मैं बता रही हूँ प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप खिचड़ी बना दोगे तो कोई भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। ये सारी चीजें तो बात की बातें, आपको वहां पे फोकस ये करना है कि मुझे जितना भी आता है और जो भी आता है मुझे वो प्रेजेंटेबल बनाना है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपीज होती हैं एक दिन में। अगर आप यही चीज बहुत अच्छे से आती है, सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, बट आपने खिचड़ी बना दी, आपने पैराग्राफ में लिख दिया, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दिए 5-5 मार्क्स के, क्या आपको लगता है आप खुद भी होगे तो आप चेक नहीं करोगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एट द एंड मुझे आपको, आपके कुछ ऑब्वियसली मिथ्स होंगे, ठीक है। मिथ्स मैं एक एक करके क्लियर करती हूँ। सबसे पहली चीज, कुछ जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू दी एग्जाम्स, सबसे पहले बच्चों के मन में आता है कि मैम सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो स्टूडेंट सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, पीछे से स्टार्ट करो। आप सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, ताकि फर्स्ट पेज ही जब वो आपका चेक करने बैठे ना एग्जामिनर, तो उसकी मतलब उसका एक माइंड फ्रेम बन जाए कि हाँ ये स्टूडेंट अच्छा प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप अब ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो मोस्टली सेग्रीगेशन की तरफ है कि 60 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, इस तरीके का हर सब्जेक्ट को सेग्रीगेट करा हुआ है इंस्टीट्यूट ने। तो आपको ये तो पता है ना, आपके एंड में मैं ये नहीं कह रही पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने बैठो, बट आपको ये तो पता है ना एटलीस्ट कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। उसमें से क्वेश्चंस को देखो, 1 2 3 क्वेश्चंस होंगे, उनको देखो, जो बेस्ट आता है वो पहले अटेम्प्ट करो। तो सीक्वेंसिंग ऑल टुगेदर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपना अच्छा वाला जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करो। एंड जैसे कि मैंने वीडियो में भी बोला अभी बीच में, हैंड राइटिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी बनाओ ताकि आपका हर एक लेटर दिखे कि हाँ। अब ये स्टूडेंट का, यहाँ पे देखो यही स्टूडेंट है जिसका मैंने 4th क्वेश्चन भी दिखाया था। यहाँ पर क्योंकि इसके दिमाग में क्लैरिटी थी, इसको अच्छे से क्वेश्चन आता था, कहीं पे भी कटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और उसने एक फ्लो में पूरा का पूरा आंसर लिख दिया, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। दूसरा, मैम पेन कौन सा यूज करना है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्टिक टू वन पेन। एक या तो ब्लैक पेन यूज करो या ब्लू पेन यूज करो, एंड वो भी आपका बॉल पेन होना चाहिए, इंक पेन कृपया करके यूज ना करें। और जो भी पेन आप अपना बॉल पेन ले जाने वाले हो एग्जाम में, उसी से अपने घर में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करती है। जेल पेन क्या होता है, अगर आप धीरे धीरे लिखोगे बहुत अच्छी राइटिंग आएगी, मुझे पता है, बट क्या आपको लगता है कि आप 3 घंटे में वही स्पीड मेंटेन करके, वही राइटिंग मेंटेन करके अपना एग्जाम जो पूरा 100 मार्क्स का है वो कंप्लीट कर पाओगे? नहीं ना। तो इसीलिए सबसे बेस्ट जो पेन है, जो मैंने अपना थ्रू आउट एग्जाम्स में करा है, वो है सेलो ग्रिपर, ठीक है। बहुत ही पॉइंटेड पेन होता है जिससे राइटिंग बहुत अच्छी आती है। बॉल पेन होता है इसलिए हाथ फिसलता भी नहीं है ना, वर्ड्स फिसलते हैं, ट्रस्ट मी। तो बॉल पेन यूज करना है, जेल पेन यूज मत करना, एक ही पेन पे स्टिक रहो, क्योंकि अगर आप जब बार बार पेन चेंज करोगे तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक ही पेन यूज करना है, ठीक है। और अगर आपको पेन का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी मैं, ठीक है, बट बॉल पेन ही यूज करना है। और जैसे मैंने बोला मार्जिन प्लीज मत ड्रॉ करना, उससे टाइम वेस्ट होगा। और प्लस ये बच्चों वाली हरकतें होती हैं। बिल्कुल पूरा पेज दिया हुआ है, एक साइड आपके ऑलरेडी मार्जिन है ही, तो वैसे करो। स्टूडेंट ने जैसे देखो यहाँ पे भी मार्जिन बना रखी है, यहाँ पे भी मार्जिन बना रखी है, फिर यहाँ पे भी लाइन खींच रखी है। तो इसमें ऑल टुगेदर नहीं तो हर क्वेश्चन के बाद या स्टार्टिंग में खींचने में इसके 5-10 मिनट तो ऑब्वियसली गए होंगे ना। तो वो जो 5-10 मिनट है उनको क्वेश्चन पढ़ने में यूटिलाइज करो, रिकॉल करने में यूटिलाइज करो। तो ये सब चीजें ना करें कृपया करके, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई है, आपका न्यूमेरिकल है, उसको अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए तो एक्स्ट्रा शीट ले लो, एग्जामिनर आराम से दे देगा, जो वहां पे टीचर होगा वो एग्जाम आराम से दे देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है।
So bye bye and take care. All the very best for exams.